नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 सांख्यिकी में पहला पाठ ख़त्म हो चुका है। आज हम दूसरे पाठ की शुरुआत करेंगे। दूसरा पाठ है हमारा रैखिक सहसंबंध। लेकिन पूरे पाठ में हम लोग सिर्फ मात्र और मात्र सहसंबंध नाम से ही इसे पहचानेंगे। रैखिक शब्द का उच्चारण बहुत ही कम किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रैखिक सहसंबंध। सहसंबंध किसे कहते हैं, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा, ये सब हमें पहले थ्योरी में देखना है। तो देखते हैं सबसे पहले रैखिक सहसंबंध का अर्थ और परिभाषा। उसके बाद देखेंगे सहसंबंध और सहसंबंधांक, और अंत में आज देखेंगे विकीर्ण आकृति की विधि। आज हम इतना करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन की विधि का अभ्यास करने वाले हैं बाद में आगे के वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं रैखिक सहसंबंध का अर्थ। देखते हैं रैखिक सहसंबंध किसे कहते हैं। तो पहले तो हमारे पास हमने चर्चा की थी कि रैखिक सहसंबंध को हम लोग मात्र सहसंबंध ही कहेंगे। ये हमने पहले भी चर्चा की थी, क्योंकि बाद में यह शब्द जब आता है तो सभी विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि रैखिक शब्द कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, एक ही अर्थ होता है। तो सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार हैं, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। धन सहसंबंध किसे कहते हैं, तो जब दोनों सहसंबंधित चलों के मूल्यों में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हो, तब उन दो चलों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। तो सहसंबंधित चलों के मूल्य क्या है, उसका परिवर्तन और एक ही दिशा, ये क्या है, तो इसे उदाहरण में समझेंगे हम लोग। जैसे कि व्यक्ति की आय और खर्च, जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके खर्च भी बढ़ते हैं। दोनों एक साथ, दोनों में बढ़ोतरी दिख रही है, इसीलिए एक ही दिशा में वह परिवर्तन हो रहा है। और इन व्यक्ति की आय और खर्च के बीच के संबंध को हम कहेंगे धन सहसंबंध। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वस्तु का मूल्य और पूर्ति, पति की आयु व पत्नी की आयु, यह भी रैखिक धन सहसंबंध का उदाहरण है। किसी भी सड़क पर परिवहनों की संख्या और दुर्घटनाओं की संख्या, किसी वस्तु की बिक्री और लाभ, यह भी धन सहसंबंध है। जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी वैसे वैसे लाभ बढ़ेगा। किसी क्षेत्र में वर्षा और फसल की पैदावार, ये भी धन सहसंबंध के उदाहरण हैं। यानी व्यक्ति की आय जो है उसे हम मान ले कि x, और जो खर्च है उसे मान लेते हैं y। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। x और y दोनों में एक ही दिशा में, यानी बढ़ने वाली दिशा में, एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो उन दोनों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं ऋण सहसंबंध की ओर और उसके उदाहरण देखेंगे। ऋण सहसंबंध किसे कहते हैं, जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्यों में होने वाला परिवर्तन एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, ऊपर जो परिभाषा हमने देखी थी उसमें एक ही दिशा में था, यानी कि यदि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, ये एक ही दिशा में था। जबकि ऋण सहसंबंध में क्या होगा, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, यानी विरुद्ध दिशा हो गई। अथवा x घटेगा तो y बढ़ेगा, विरुद्ध दिशा में होने वाला यह जो परिवर्तन है, तो उन दोनों चलों के बीच ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। धन सहसंबंध में दोनों चल एक साथ बढ़ेंगे अथवा एक साथ घटेंगे, जबकि ऋण सहसंबंध में विरुद्ध दिशा में होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इस प्रकार से।
उसके उदाहरण देखते हैं। वस्तु का मूल्य व मांग, व्यक्ति का खर्च और बचत, यह दोनों विरुद्ध दिशा में है। अगर खर्च अधिक होगा तो बचत कम होगी। ठंडी में दिन का न्यूनतम तापमान और गर्म कपड़ों की बिक्री, जैसे कि तापमान घटता जाएगा तो गर्म कपड़े कम बिकेंगे, अधिक बिकेंगे, गर्म कपड़े जो हैं अधिक बिकेंगे। समुद्र की सतह से किसी स्थान की ऊंचाई और उस स्थान में हवा में ऑक्सीजन का अनुपात, यह भी एक प्रकार से ऋण सहसंबंध कहलाता है। तो धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध के उदाहरण हमने देखे। अब परिभाषा देखेंगे। सहसंबंध की परिभाषा देखते हैं। तो जब दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को हम कहते हैं सहसंबंध। यह घनिष्ठता किस प्रकार होती है? x और y दो चलों के बीच, हमने आगे दो परिभाषाओं में उसकी चर्चा की थी। और सहसंबंध जो है उसका संकेत है r से दर्शाते हैं। सहसंबंधांक दो सहसंबंधित चलों के बीच के रैखिक सहसंबंधांक की घनिष्ठता या मात्रा प्रदर्शित करने वाला संख्यात्मक नाप है। और इस नाप को सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने निर्देशित किया था। अब ये सहसंबंध r का मूल्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है विकिरण आकृति की विधि, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। यह बहुत ही IMP टॉपिक है बच्चों, इसे अच्छे से करना है। एक सवाल इसका होता ही है एग्ज़ाम में बोर्ड की। तीसरी विधि है स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि, और ये बहुत ही आसान है, एकदम इजी। इसे आप बहुत ही कमज़ोर बच्चे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम विकिरण आकृति की विधि की ओर चलते हैं। विकिरण आकृति की विधि के लिए पहले हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर चल x हैं और यहाँ पर y हैं, आप लोग देख रहे हैं। चल x के मूल्य यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे ऐसे, y के मूल्य यहाँ पे प्रदर्शित किए जाएंगे। x और y के मूल्य को आलेख द्वारा दर्शाएंगे ऐसे। तो ये ऐसे हमें बिंदु मिल रहे हैं, ऐसे बिंदु मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। x बढ़ेगा वैसे y भी बढ़ेगा। यानी कि इस विकिरण आकृति में, इसे विकिरण आकृति कहते हैं। यहाँ पर शब्द देखिए विकिरण आकृति। इस विकिरण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर हो, एक ही सुरेखा, यह एक ही सुरेखा है। तो वह सुरेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर, नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो, बाईं ओर से दाहिनी ओर। तो उन दो चलों x और y के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। दोनों चलों की वृद्धि हो रही है तो धन सहसंबंध। उसके बाद उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में देखिए, यह हमारा चल x है और यह y है। यहाँ पर x और y के मूल्य दिए गए हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे, इसे आलेख में दर्शाएंगे आप लोग। आलेख में अगर आप लोगों के पास अभी आलेख हैं तो आलेख में, अथवा तो आलेख नहीं है तो नोटबुक में भी x और y अक्ष। तो क्या होगा, हमें यहाँ पर नोटबुक में अगर हम लोग ये y और ये x अक्ष दिखाएंगे तो इन सभी बिंदुओं को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ऐसे दर्शाने के बाद ये सब हमें नहीं लिखना है, हमें इतना सारा ये सब नहीं लिखना है। सीधा आलेख पे चले जाइए। बॉक्स बनाने के बाद आलेख पे चले जाएंगे। तो आलेख को देखते हैं।
तो ध्यान से देखिए, जैसे कि यह 20 हैं, यह 4 यहाँ पर मिलते हैं, उसी प्रकार आगे के ये सब मूल्य मिलते जाएंगे आप लोगों को। ये सब मूल्य जो मिलते हैं उसको हमने अभी धन सह संबंध की जो परिभाषा देखी उसके हिसाब से देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ये बढ़ रहे हैं, यानी कि x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, यानी ये धन सह संबंध का उदाहरण हो गया। उसके बाद आप लोगों को ये सब नहीं लिखना है, आगे चलते हैं। एक नया उदाहरण, अब इसमें आप लोग देखेंगे तो ये सभी बिंदु जो हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर आए हो, यहाँ पर देखेंगे तो एक ही सुरेखा पर हैं, वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर से नीचे की दिशा में, बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो तो उन दोनों चलों के बीच ऋण सह संबंध कहलाता है। और उदाहरण नंबर 2 आप लोगों को ऋण सह संबंध का उदाहरण दिया गया है। इसमें आप लोगों को x और y के मूल्य दिए गए हैं, उसको आप लोग इसी प्रकार से नोटबुक में या आलेख में दर्शा सकते हैं। जब दर्शाएंगे तो आप लोगों को ये सभी बिंदु आलेख में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए मिलेंगे, यानी यह ऋण सह संबंध का उदाहरण है। आप लोग जब स्वाध्याय 2.1 करेंगे तो उसमें ऐसे 5 आलेख हैं आप लोगों को करने हैं, और ऐसे बिंदु दर्शाने के बाद आप लोगों को तय करना है कि यह धन सह संबंध है या ऋण सह संबंध है। आगे चलते हैं तीसरा प्रकार। अभी तक हमने 2 प्रकार देख लिए, धन सह संबंध और ऋण सह संबंध। अब ये तीसरा प्रकार आएगा। तो तीसरे प्रकार में क्या है, यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर न आए हुए हो परंतु किसी रेखा के आसपास हो और वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर नीचे से ऊपर की दिशा में जाती हो, नीचे से ऊपर की दिशा में तो जा रही है और सभी बिंदु एक रेखा के आसपास हैं, तो ऐसे दोनों चलों के बीच आंशिक धन सह संबंध, नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही हैं इसलिए धन सह संबंध तो है, लेकिन यह सभी बिंदु ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमने एक रेखा बनाई है उसके आजू बाजू सभी बिंदु हैं, एक ही रेखा पर नहीं है, इसीलिए यह आंशिक धन सह संबंध कहलाता है। आगे चलते हैं। तीसरा उदाहरण आंशिक धन सह संबंध का उदाहरण दिया गया है। इसमें भी आप लोगों को x और y 2 चल दिए गए हैं। सभी बिंदुओं को आलेख में दर्शाना बहुत ही आसान काम है। ऐसे बिंदुओं को आप लोग दर्शाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यह एक रेखा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई, उसके आजू बाजू सभी बिंदु आप लोगों को दिख रहे हैं, यानी यह हो गया आंशिक धन सह संबंध का उदाहरण। उसके बाद चौथा प्रकार देखते हैं, आंशिक ऋण सह संबंध। ये चौथा प्रकार, इसमें ऊपर से नीचे की ओर ये जो रेखा जाती है उसके अगल बगल आजू बाजू में सभी बिंदु आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो यदि विकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक रेखा में न हो परंतु किसी एक सुरेखा के आसपास हों और वह सुरेखा बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर से नीचे की दिशा में जाती हो तो उन दो चलों x और y के बीच आंशिक ऋण सह संबंध कहलाता है। उदाहरण नंबर 4 में इसी का उदाहरण दिया गया है। इसमें भी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x और y चल हमें दिए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को यदि आलेख में दर्शाएंगे तो देखिए यह जो रेखा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है और सभी बिंदु उसके इर्द गिर्द आजू बाजू में फैले हुए दिखाई देंगे। यह आंशिक ऋण सह संबंध का उदाहरण हुआ। आखिरी उदाहरण 5वां प्रकार देखते हैं। 5वां प्रकार सह संबंध का, यह 5वां प्रकार। इसमें आप लोग देखिए सभी बिंदु किसी एक रेखा पर निश्चित नहीं है, किसी एक रेखा पर निश्चित नहीं है। तो जब विकीर्ण आकृति में समग्र बिंदु यादृच्छिक रूप से बिखरे हो एवं किसी निश्चित ढंग में न हो तब वह सुरेख सह संबंध के अभाव का सूचन करता है। यदि हमें इस प्रकार की विकिरण आकृति मिलती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन दो चलों के बीच रैखिक संबंध नहीं है, रैखिक सह संबंध नहीं है, अर्थात
रैखिक सहसंबंध का अभाव है। ये पांचवा प्रकार हो गया। इसका भी एक उदाहरण दिया गया है, हमें नहीं दिया गया इसका उदाहरण, शायद स्वाध्याय में होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे विकिरण आकृति की विधि के गुण दोष। तो इसमें पहले गुण देखते हैं, क्या गुण है। गुण दोष, पहला गुण है इसमें दो चलों के बीच, इससे दो चलों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को सरलता से जाना जा सकता है। यहाँ कम गणितीय ज्ञान की आवश्यकता है, मात्र आरेख बिंदु के निरूपण करने की समझ आवश्यक है। इस विधि से दो चलों के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता का थोड़ा बहुत दृष्टिकोण प्राप्त होता है। विकिरण आकृति में बिंदु किस प्रकार बिखरे हुए हैं, उस पर से दो चलों के बीच के संबंध को रैखिक है या नहीं जाना जा सकता है। कुछ अंतिम प्राप्तांक न हो तब भी हमें इस सहसंबंध के स्वरूप को जानने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। इसका दोष देखते हैं। इस विधि से सहसंबंध के स्वरूप के विषय में सूचना प्राप्त होती है एवं सहसंबंध की घनिष्ठता के विषय में थोड़ी जानकारी मिलती है, परंतु घनिष्ठता सहसंबंधित किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही निश्चित मान को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्ल पियर्सन की विधि का अभ्यास करने वाले हैं। आप लोगों को अभ्यास में स्वाध्याय 2.1 करना है। इसमें आप लोगों को 1, 2, 3 आलेख दिए गए हैं। इन 3 आलेख आप लोग नोटबुक में करेंगे। 5 प्रकार मैंने बताए थे सहसंबंध के, उसकी परिभाषा और उसके 5 उदाहरण भी करने हैं। 5 नहीं है, 4 है। 5वें का उदाहरण किताब में नहीं है, शायद स्वाध्याय के सवाल में आ जाए। तो ये 3 आलेख आप लोगों के हो जाते हैं। तो आप लोगों को इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ के तैयार रखना है। जैसे कि कार्ल पियर्सन की विधि की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे सूत्र आने वाले हैं। थोड़ा सा सूत्रों को पढ़ लीजिए तो आप लोगों को आसानी होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी सूत्र हैं और थियरी भी हैं, देखेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं। इसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये होमवर्क करके रखें। अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।